नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर देखेंगे और टॉप 10 करंट अफेयर के माध्यम से हम लगभग 20 से 25 प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार का बजट 2022-23 में कितना रहा है? देखिए, इसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप बजट वाले टॉपिक को पढ़ लेंगे, क्योंकि बजट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम भारत का बजट की बात करें तो 39.45 लाख करोड़ रुपए भारत का बजट 2022-23 में रहा है। और देखिए, बजट से हर साल एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत ज़रूरी समझ के 2-3 बार तो कम से कम पढ़ ही लेंगे। और इसमें देखिए स्पेसिफिक डेटा पूछा जाता है, और डेटा को अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए पहले भी पढ़ लें, थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। हम बजट की बात करें तो बजट कब पास हुआ है? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन पास की है, और इसको अमृतकाल वगैरह 75वां साल जो मनाएगा वो तो सब आपको पता ही होगा। इस बजट का कुछ प्रावधान कुछ मुख्य थीम है। यह बजट में कहा गया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, हर चीज़ों का उत्पादन खुद करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ सेक्टर को चुना गया जिसको कहा गया PLI सेक्टर। PLI सेक्टर क्या है? यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। यह जो सेक्टर है, 14 सेक्टर को चुना गया कि यह टोटल 14 सेक्टर है। इसके थ्रू कहा गया कि हम यह 14 सेक्टर पे अगर काम करते हैं, इसको हम बूस्ट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी पहुंच अच्छी हो जाएगी, और हम कहीं ना कहीं दुनिया के पटल पे एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PLI सेक्टर तो भारत अभी इस बजट में लॉन्च किया है, प्रावधान लाया है, इसमें कितने सेक्टर हैं? PLI में कितने सेक्टर हैं? तो 14 है। और एक 5G की चर्चा हो रही है, तो कहा जा रहा है कि यह आने वाले दिनों का 15वां PLI सेक्टर बनेगा। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि कितने हैं बजट में शामिल हैं, तो 14 PLI सेक्टर हैं। ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि इसमें पूछा जा सकता है कि इस जो बजट आया था 22-23 का, इसमें सबसे ज़्यादा फंड किस सेक्टर में आया? तो सबसे ज़्यादा फंड आया था आपका मनरेगा में। उसके बाद फंड आया आपका PM किसान, जिसमें हर साल हर महीना आप देखेंगे 2-3 महीना पे 2000 रुपये कुछ आता है। उसके बाद आप देखेंगे जल जीवन मिशन। ठीक है। मनरेगा की अगर हम बात करें तो इसमें 73,000 करोड़ रुपये था। PM किसान की बात करें तो इसमें 68,000 करोड़ रुपया था, और जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें 60,000 करोड़ रुपया था। देखिए, आपसे अमाउंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस तहत हमको ज़्यादा पैसा दिया गया, किस फंड में ज़्यादा दिया गया, तो आप मनरेगा याद रखेंगे। मनरेगा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट किस वर्ष को चुना गया है? यह इम्पोर्टेंट क्यों है? यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत ने 2021 में यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा था कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट को किसी साल रखा जाए। तो भारत के प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन ने मान लिया, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट को रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट किस वर्ष को चुना गया, 2023 का होगा। और यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह भारत ने इस प्रस्ताव को 2021 में यूनाइटेड नेशन के सामने रखा था, तो भारत के प्रस्ताव पे यह रखा गया है, तो यह हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बेंगलोर की जगह भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन बना है? देखिए, पहले बेंगलोर एक स्टार्टअप के तौर पे बहुत उभरता हुआ शहर था, सिलिकॉन स्टेट इसको कहा जाता है। और कहें कि सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कहा जाए तो बेंगलोर सबसे टॉप पे कुछ साल पहले जाना जाता था, और बेंगलोर बहुत पीसफुल जगह है। अगर हम यहाँ की बात करें तो कल्चर जो है बेंगलोर के मिक्स कल्चर है, वहाँ पे कोई एक टाइप के लोग नहीं रहते हैं,
हर वैरायटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ बेंगलोर एक मिक्स कल्चर के रूप में जाना जाता है। वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शहर था। लेकिन हाल के दिनों में देखेंगे स्टार्टअप में दिल्ली इसको पीछे छोड़ दिया है। और देखिए कहा जाता है कि जब तक आपका सोशियो इकोनॉमी हारमोनी बढ़िया नहीं है, तब तक इकोनॉमी आपकी अच्छी नहीं हो सकती है। मतलब लोगों की हिंदू मुस्लिम एकता या लोगों की एकता ज़रूरी है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और बेंगलोर कुछ दिन पहले देखेंगे तो हिजाब वगैरह, हिंदू मुसलमान, टिप्पू सुल्तान वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत मतलब उलूल दुलूल चीज़ों में बहुत बिजी रहा है। और ये सारी चीज़ें देखिए असर डालती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर इकोनॉमी अच्छी रखनी है तो सामाजिक जो स्थिरता है उसको बनाए रखिए, हिंदू मुस्लिम एकता और सबके बीच में सद्भावना बनाए रखिए। अगर आप ये सब नहीं करेंगे ना तो फिर आपके इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं असर डालता है। देखिए अब यहाँ पे पता चल ही गया। और बेंगलोर जो पहले एकदम पीसफुल जगह था उसके लिए जाना जाता था, वह बेंगलोर 1-2 साल में अगर आप देखेंगे तो टिप्पू सुल्तान का जिक्र हमेशा हो जाता है, कभी हिजाब का जिक्र हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और वहाँ के 1-2 नेता ऐसे अभी चुने गए हैं जो हमेशा मतलब बवाल में ही खड़ा करते रहते हैं। तो ये वही सारा कुछ इशू है, उसी का नतीजा है कि बेंगलोर को बीट करके अभी दिल्ली आगे निकल गया है। दिल्ली आगे निकले अच्छी बात है, लेकिन जो एक अच्छा शहर था वो अगर पीछे जा रहा है ये बहुत बुरी बात है। पीछे वाले शहर आगे आए अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से आगे वो अगर पीछे जाएगा तो ये थोड़ा सा अच्छी बात तो है नहीं। तो ये हो गया, बेंगलोर को बीट करके दिल्ली आगे निकला है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए कोयला के उत्पादन में प्रथम देश कौन बना है। इस टाइप का प्रश्न अगर आपने सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिया होगा तो पूछा गया था कि कोयला के उत्पादन में सबसे उत्पादन नहीं पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था भंडार में सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है। उसका आंसर था यूएसए। अगर हम भंडार की बात करें कोयला का तो वह था यूएसए। और यही प्रश्न आपको पूछा गया था सीडीपीओ में। तो हमने उत्पादन पूछा है, प्रोडक्शन पूछा है कि कोयला का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो यह चीन के पास है। देखिए यह प्रश्न सीडीपीओ में पूछा गया है, इसीलिए इसी प्रश्न के तर्ज पे हमने यह प्रश्न बनाया है। तो आप प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है और रिजर्व में कौन टॉप पे है, थोड़ा सा जाके आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर हम कोयला के उत्पादन की बात करें तो इसका आंसर है चीन, और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में है यूएसए। हम चीन में देख लेते हैं और क्या क्या प्रोडक्शन में टॉप पे है। तो कोयला तो है ही, इसके साथ में अगर हम बात करें तो सोना है, इसके बाद में शीशा है, इसके बाद में अब्रक है और टीन है। इन 5 चीज़ के प्रोडक्शन में चीन जो है टॉप पे है। आप याद रखेंगे कोयला, सोना, शीशा, अब्रक, टीन, इन 5 के प्रोडक्शन में चीन टॉप पे है। बाकी आप जाके और देख लेंगे, एग्ज़ाम में वो भी पूछा जा सकता है। चलिए अब ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा बना है। देखिए इस प्रश्न को बनाने का मेरा मतलब है कि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर डिटेल में देख लें, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न बनने की हमेशा संभावना होती है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अगर वन वृद्धि वाला, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो यह जो स्टेट बना है, यह बना है आंध्र प्रदेश। और अगर हम एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट किसके पास है, तो वह है आपको एमपी के पास। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर किसके पास वन है, तो वह है मिजोरम के पास। आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किसके पास फॉरेस्ट है, मिजोरम के पास। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का डेवलपमेंट पिछले साल के तुलना इस साल किसका हुआ है, वह आंध्र प्रदेश का हुआ है। ठीक है, तो यह तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे। साथ में आप फॉरेस्ट रिपोर्ट जाके एक बार, वीडियो अवेलेबल है, इस पे 2 वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, एक क्विज सेशन में और एक जो है आपका पूरा समझाया हुआ है। तो आप दोनों कर लेंगे, इससे 2 से 3 प्रश्न हमेशा एग्जाम में आएंगे, आप उसको कर लेंगे। देखिए हम हमेशा हाईलाइट टॉपिक को ही लेके यहाँ पे चल रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए आगे देख लेते हैं।
COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए सबको पता होगा COP26 हुआ है स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड का अगर हम बात करें तो स्पेशली जगह है ग्लासगो, यहाँ पे तो हुआ है। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हम कुछ और आपको बताना चाह रहे हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे COP26 में अगर हम देखें तो मोदी जी गए थे, और यहाँ पे मोदी जी जाते हैं तो पंचामृत का नारा देते हैं, पंचामृत का मंत्र देते हैं। हालांकि कहीं जाते हैं तो एक मंत्र इनका इस टाइप का होता है, पंचामृत वगैरह जो भी है अपना कुछ स्टेटमेंट इनका होता है, उस तरीके से बना के ये डिलीवर करते हैं। तो वहाँ आपसे एग्जाम में भी आ सकता है कि पंचामृत का मंत्र मोदी जी कहाँ देते हैं। तो ये COP26 जो हुआ है 2021 में, देखिए अभी हम 2021 वाला ही बात कर रहे हैं, 2021 में हुआ है, यह ग्लासगो में हुआ है स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पे देते हैं। और इसमें कुछ एक दो पॉइंट था, इसमें ये कहते हैं कि नेट जीरो का प्रस्ताव रखते हैं, तो 2070 तक भारत को अपनाना है। दूसरा एक और ये बात कहते हैं, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसका भी बात वहाँ पे करते हैं। तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि याद रखेंगे ये सब कहाँ पे मोदी जी ये सब बोलते हैं, तो ग्लासगो में बोलते हैं। लेकिन अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि COP26 तो 21 में ख़त्म हो गया, अब शुरू होगा COP27 जो होगा 2022 में। यह कहाँ पे आयोजित होने वाला है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह है शहर इजिप्ट देश में होगा, और इजिप्ट की एक शहर जो है, शहर का नाम है शर्म अल शेख। शर्म अल शेख जो शहर है, यहाँ पे होगा आपको COP27, आप याद रखेंगे, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए हर जगह आपको COP26 का जिक्र होगा, लेकिन एग्जामिनर अगर कहीं दिमाग लगाए सोचेगा वो तो बीत गया है, अब हम आने वाले की बात कर रहे हैं, COP27 पूछ लें तो वहाँ पे आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं आगे। ओशन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हुआ है चेन्नई में, और यह फेमस किस लिए है? ओशन 2022 फेमस किस लिए है? यह समुद्री शोध के बारे में चर्चा करता है, समुद्र के बारे में जितने शोध वगैरह होती हैं उसके बारे में चर्चा होती है। यह 2 साल पे एक बार होता है, और पहली बार भारत में हुआ है, पहली बार यह भारत में हुआ है। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है, तो चेन्नई में हुआ है। दूसरा अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहला देश बना है, एक इम्पोर्टेंट है, कूलिंग एक्शन प्लान। कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला इंडिया पहला देश बना है, ठीक है। पहला देश भारत, दुनिया का पहला देश बना है इंडिया, जो कि कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कूलिंग एक्शन प्लान है क्या। तो एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है इन्वायरमेंट। यह दोनों एक दूसरे को ना बहुत विरोध करते हैं। अगर डेवलपमेंट होता है तो माना जाता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा जाएगा, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो माना जाता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट करना मुश्किल है। तो एक कूलिंग एक्शन प्लान में कहा गया है कि हम इन्वायरमेंट को साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हम इन दोनों के बीच में एक हम जो भी इसके जुड़े स्टेक होल्डर होंगे उन सब के बीच हम एक तालमेल बनाएंगे कि हमारा डेवलपमेंट तो हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब नहीं हो, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपना डेवलपमेंट करें। इसका मतलब यही है, कूलिंग एक्शन प्लान यही है जो कहता है कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे, दोनों के बीच एक समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, और यह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। चलिए एक क्वेश्चन है कि नेशनल अनुसूचित जाति आयोग, ये शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इस टाइप से सवाल बनता है। पिछली बार एग्जाम में आप देखेंगे महिला आयोग के बारे में पूछा था कि कौन बनी है, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, आप थोड़ा इनको याद रखेंगे। ये है हर्ष चौहान बने हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन बने हैं।
ये नरेंद्र मोदी क्यों चर्चा में थे? ये सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र मोदी जो पीएम है वो बने सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। ये शांति श्री पंडित है, यह चर्चा में रही अभी कुछ दिन पहले। ये बनी है आपको जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। पहली महिला वाइस चांसलर बनती है शांति श्री पंडित, जेएनयू की बनती है। और देखिए जेएनयू के बारे में अगर आप कुछ गलत सोच रहे होंगे कि ऐसा वैसा यूनिवर्सिटी है, ख़राब है, चाहे जो भी है, तो ये सब भ्रम निकाल दीजिए। देश का अगर 2-4 यूनिवर्सिटी है जिसमें आता है आईआईटी, आईआईएम और जेएनयू, तो उसमें बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जेएनयू। और हर साल राष्ट्रपति से इसको अवार्ड मिलता है। आपको जो गलत खबरें जो प्लांट की जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में ये हो गया वो हो गया, वो सारी वास्तव में एग्जिस्ट कहीं करती नहीं है। वो सब फेक प्रोपेगेंडा है जेएनयू को बदनाम करने का। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में कम से कम गलत धारणा तो नहीं रखेंगे तो अच्छी होगी, है ना। तो शांति श्री पंडित जो बनी है जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। माधवपुरी बुच जो है, इनके बारे में हमने बताया था कि यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हमने 3-4 वीडियो पहले बताया था। तो आप ये सब थोड़ा चर्चा में रहे हैं 3-4 नाम, तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? ये अगर हम बात करें तो ये सबको मिला है। यह इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, यह एक तो दिया जाता है कि किसी पर्सन को दिया जाता है। तो प्रोफेसर विनोद वर्मा जो है यह पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल अगर आपका योगदान काफ़ी अच्छा है तो इंडिविजुअल आपको अवार्ड मिलता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो इंडिविजुअल में मिला है आपको प्रोफेसर विनोद वर्मा को। गुजरात आपदा प्रबंधन को मिला है, यह कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम करता है या कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करता है तो उसके लिए मिलता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन को, जो कि बहुत अच्छा से काम किया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है शिंजो आबे। इनको भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। इनको नेताजी पुरस्कार के तर्ज पे दिया गया 2022। तो आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व के किस नेता को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? तो वो नेता है शिंजो आबे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर दिया गया। ठीक है, और शिंजो आबे मरे हैं कौन सा शहर में इनको गोली मारी गई? नारा शहर में। वो डेट कौन था? 8 जुलाई था। आप सबको हमने पिछले वीडियो में डिटेल बता दिया है। तो अब मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ और डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिंजो आबे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपदा पुरस्कार किसे मिला है? शिंजो आबे को मिला है। अगला प्रश्न अगर देख लें तो यह 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा बना है? सर्वश्रेष्ठ जिला की बात हो रही है तो सर्वश्रेष्ठ जिला होगा पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है मोतिहारी। ठीक है, देखिए इसमें 2-3 फैक्ट और हम देख लेते हैं। अगर हम सर्वश्रेष्ठ स्टेट की बात करें, सबसे बढ़िया स्टेट कौन बना है? वह बना है यूपी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यह बना है ईस्ट चंपारण। अगर हम पंचायत की बात करें, सबसे बढ़िया पंचायत कौन बना है? यह बना है तेलारी पंचायत। तेलारी पंचायत है कहाँ पे? यह आपको गया में। आप याद रखेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेट कौन बना है? यूपी। और सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें कि जिला कौन बना है, तो ईस्ट चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी। और पंचायत कौन बना है? तो पंचायत बना है तेलारी, जो कि है गया। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। और यह है आपके लिए क्वेश्चन आज का। हमने ऊपर में इसको बताया कि बेंगलुरु की जगह भारत की स्टार्टअप राजधानी अभी हाल ही में कौन बना है। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसके आंसर हमें बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।